नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और उसके पहले बैठकों का दौर चल रहा है। चित्रकूट में आरएसएस की बैठक चल रही है। यूपी फतेह को लेकर के मंथन चल रहा है। आरएसएस की चित्रकूट बैठक में अहम फैसले हुए हैं। संघ और बीजेपी के बीच समन्वय देखने की जिम्मेदारी सह सरकारेवा अरुण कुमार को दी गई है और इसके पहले यह जिम्मेदारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल के पास थी। लेकिन संघ के बड़े बदलाव से यूपी में मजबूत होगी बीजेपी। संघ की सीक्रेट मीटिंग में यूपी फतेह का प्लान क्या तैयार हो चुका है? और इन्हीं सवालों के साथ हम बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संघ ने बना दी स्ट्रेटजी, चमकेगा ब्रांड योगी। 2022 में बीजेपी की जीत पक्की, आरएसएस का योगी जीत प्लान। उत्तर प्रदेश में 2022 की जीत के लिए संघ ने स्ट्रेटजी बना दी है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए संघ ने पूरा प्लान तय कर लिया है। यह संघ की ही प्लानिंग है कि बीजेपी ने यूपी में पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। संघ ने 2022 के लिए बदलाव सिर्फ सरकार और बीजेपी संगठन के भीतर ही नहीं, अब संघ के अंदर भी करने का फैसला किया है। आरएसएस ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए अरुण कुमार को संघ का समन्वयक बना दिया है। बीजेपी और संघ के बीच में अब तक समन्वयक का काम सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल देखते रहे हैं। संघ के भीतर इस महत्वपूर्ण बदलाव को यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। संघ ने 2022 के लिए चित्रकूट में बड़े फैसले लिए। सबसे पहले संघ ने फैसला किया है कि मौजूदा कई विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा। संघ और बीजेपी आला कमान के लिए यूपी जीतना बेहद जरूरी है। इसीलिए आने वाले समय में सरकार से संगठन तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसकी झलक देखने को मिली। किस तरह कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और कई हैवीवेट मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। संघ अगले 6 महीने यूपी में अपने प्रचारकों के जरिए ब्रांड योगी को चमकाएगा और योगी के चेहरे से 2022 की जीत पक्की करेगा। चित्रकूट की बैठक से एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र के ही तर्ज पर योगी सरकार में भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें कई नए चेहरों को जगह दी जाएगी और कईयों को सरकार से निकालकर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जहां अभी तक कृष्ण गोपाल जी के पास ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो संगठन और सरकार के साथ जो भी राजनीतिक समन्वय है वो संघ के साथ करेंगे, लेकिन वहीं अब ये जिम्मेदारी अरुण कुमार जी को दे दी गई है। और इसके अलावा साथ साथ में जो तैयारी की जा रही है वो 2022 के चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है। तैयारी में ये बताया जा रहा है कि जहां योगी सरकार को ब्रांड बनाने की पूरी तैयारी है, वहीं साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत भी जो पूरे प्रचार प्रसार की तैयारी भी संघ ने संभाली है। साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनको भी जोड़ने की कयावत जो है वो शुरुआत करेगी संघ। और ये भी साथ में आ रहा है कि कोरोना में अपने कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो बाकायदा सड़क पर निकलें, लोगों की मदद करें और ये जानकारी पहुंचाएं। जाहिर है कि 2022 से पहले जिस तरह का संघ ने पूरी तरह से पब्लिक के पास ले जाकर जानकारी ली थी, उसमें जो जानकारी आई थी वो नाराजगी भरी थी। जनता काफी नाराज है भाजपा से। तो ये पूरे 5 दिवसीय जो बैठक थी वो इन्हीं सब चीजों को लेकर के थी कि जो भी बैठक हो रही है उसमें तैयारी किस तरह की हो, किस तरह से संघ जो है वो पब्लिक के बीच में जाएगी और कैसे एक बार फिर से योगी सरकार को ब्रांड बनाएगी। ऐसा रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
तो इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत हद तक अंदाजा लग चुका होगा, क्योंकि आने वाले समय के लिए संघ की तरफ से एक बड़ी तैयारी की जा रही है और इन्हीं तमाम चीजों को समझने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं उनका आपसे। राजकारण कबीर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। आरएसएस समर्थक महिराज ध्वज सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महिराज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी से नेता मनोज यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत विजय उपाध्याय जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। मौजूदा वक्त में जो चीजें देखने को मिल रही हैं और हाल फिलहाल में देखने को मिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल किया गया, विस्तार किया गया, कुछ चेहरों को शामिल किया गया, कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब ऐसे में आरएसएस की जो विचारधारा है, आरएसएस की जो आगामी विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं, क्या उसको लेकर के चीजें देखने को मिल रही हैं और बदलाव के संकेत क्या है? देखिए, एक तो ये अरुण कुमार का आना एक नई बात है, जो संघ और भाजपा के बीच में समन्वय के ये नया चेहरा है। अब ये किस तरह से काम करेंगे, ये भी जब काम शुरू करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन जहां तक कृष्ण गोपाल का मामला है, संघ और भाजपा के बीच में लंबे समय से समन्वय का भूमिका अदा करते थे। उनका सरकार में बहुत हस्तक्षेप हुआ करता था, प्रभावशाली हस्तक्षेप माना जाता था और तमाम ऐसी चीजें जो जहां जरूरत पड़ती थी पार्टी के लोगों को, वो कृष्ण गोपाल के पास जाए। अब संघ ने ये बदलाव क्यों किया है, उसके पीछे क्या कारण है, शायद आने वाले दिन में पता लगेगा। क्योंकि चित्रकूट में जो मीटिंग हो रही है उसको लोहे की दीवार के भीतर संघ कर रहा है और बड़ी मुश्किल से वहाँ से कोई खबरें बाहर आ रही हैं। कोरोना काल का बहाना है कि हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, बहुत कम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये सभी को पता है कि सीधे तौर पे नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को संघ नियंत्रित करता है। अब रणनीति क्या होगी चुनाव को लेकर, 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अरुण कुमार को उस वजह से लाया गया है या कोई और वजह है, ये सब चीजें अभी साफ होनी बाकी है। ठीक है। और जो अरुण कुमार को जिम्मेदारी दी गई है और समन्वय बेहतर हो सके, तालमेल बेहतर किया जा सके, इसको लेकर के जो तैयारियां हैं, आप जरा इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ महिराज ध्वज सिंह जी भी कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। महिराज जी, जरा इस बात को साफ कीजिए कि ये जो बदलाव किया गया है, इसका संकेत क्या है? तालमेल बेहतर हो पाए संगठन और संघ के बीच में, इसको सही तरीके से आगे प्रस्तावित किया जाए, इसके लिए कोशिशें इससे पहले तक होती रही थी। लेकिन गोपाल कृष्ण जो कि इससे पहले तक कामकाज देख रहे थे, इन सभी चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश उनके द्वारा भी की गई। लेकिन अब बदलाव के संकेत क्या हैं और चित्रकूट में बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस बात के संकेत क्या है? मुझे लगता है कि आप लोग संघ के इतने दिन के कार्यकाल को ठीक से समझते होंगे, लेकिन मुझे लगता है समझते नहीं है। संघ की एक रूटीन बैठक है जी। संघ की बैठक एक मार्च में प्रदेश सभा की होती है, दूसरी बैठक जुलाई के महीने में प्रांत प्रचारकों के साथ होती है, तीसरी फिर दीपावली में प्रांत प्रचारक, प्रांत संघ चालक, प्रांत कार्यवाह के साथ होती है। ये कार्य पद्धति का हिस्सा है और इसमें से संघ अपने तमाम प्रकार के बदलाव और संघ अपने तमाम प्रकार के कार्यों का निष्पादन करता है, कार्यकर्ताओं को कार्य का बदलाव भी करता है। तो इसलिए संघ का एक रूटीन हिस्सा है। भाजपा की जीत या हार संघ का विषय नहीं है। संघ का विषय है भारत माता की जय और संघ का विषय है देश के अंदर, सर्व समाज के अंदर समन्वय। संघ का विषय यह है। राष्ट्रवादी सोच के जो भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, संघ उनसे सबसे संपर्क रखता है। संघ के संपर्क कांग्रेस के लोगों में भी है, संघ के संपर्क सपा के साथ भी है, संघ के संपर्क जो बसपा में मिलने वाले उनसे भी हैं। महिराज जी, और मुस्लिम समाज में क्या भी है, आपको नजर आता है कि सेकुलर छवि बना करके आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके का फायदा हो सकता है, या जिस तरीके के बयान इससे पहले तक दिए गए हैं, सेकुलर छवि क्या अब विचारधारा बदल चुकी है? एक मिनट से भाई साहब, सेकुलर नाम का कोई शब्द नहीं है और ये बेकार की बात है। शुद्ध रूप से एक मनुष्य है तो वो औरत और मर्द ही रहता है। हम राष्ट्र के भक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं और हम सबको राष्ट्र की भक्ति और राष्ट्र के प्रेम के उसमें मानते हैं। और आपको जानकारी ये बता दें, मुसलमानों के बारे में आपको नहीं पता है, मोहम्मद साहब जो हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे जाते हैं, उन्होंने मुसलमानों को हिदायत दी है। एक बार उन्होंने कहा है, हुब्बल वतनी जुज्बुल ईमान, यानी ईमान का जुज, ईमान की चाहत है अपने वतन की मोहब्बत। दोबारा उन्होंने कहा हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी आपके ईमान का हिस्सा है अपने वतन की मोहब्बत।
तिबारा उन्होंने कहा है कि हुब्बल वतनी निफ्सुल ईमान, अपने वतन की मोहब्बत है आपका आधा ईमान है। तो इसलिए हमको सेकुलर बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम जहां हैं वैसे ही हैं। और हमारा कोई मुसलमानों के लिए अथवा किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई अलग नजरिया नहीं है। हम देखते हैं कि वो भारत माता के पुत्र हैं और हमारे अपने हैं, हम उनके साथ प्रेम और मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं, इसकी जरूरत है। और इसलिए आपको जानकारी दे दें, मुझे लगता है मीडिया के लोग देखते नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है, मोदी सरकार ने कोचिंग चला करके इस साल 47 बच्चे, पिछले सत्र में 55 बच्चों को IAS बनवाया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उर्दू के जो डिग्रियां होती हैं आलिम फाजिल, उन डिग्रियों के 40 बच्चों को 1 लाख रुपया और एक लैपटॉप दिया। और जो अंग्रेजी में, संस्कृत, गणित में, विज्ञान में जिन लड़कों ने टॉप किया, ऐसे 10 बच्चों को 50,000 रुपया और टेबलेट दिया। तो इसलिए जाति के आधार पर कोई नहीं, इसके लिए कोई सेकुलर नहीं बनना है, ये हमारा मानवीय कर्तव्य बनता है। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता देंगे ना, उनको साधुवाद देता हूं। सरकार उनकी है, इस बात का जवाब तो वो दे देंगे। लेकिन मेरा सवाल तो आपसे सिर्फ नहीं, सेकुलर बनने की कोई, भाजपा या संघ सेकुलर नहीं बन रहा है। संघ राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्त ही रहेगा। नहीं तो डीएनए की परिभाषा जो गढ़ी जा रही है, ये संघ का रूटीन काम, जो डीएनए की परिभाषा गढ़ी जा रही है, उसका मतलब क्या है? डीएनए की परिभाषा कभी गढ़ी नहीं की थी। डीएनए के बारे में हम पहले से शाश्वत हैं। और अगर आपने सुना होगा, तमाम मुस्लिम विद्वानों ने कहा है कि हाँ, हमारा डीएनए एक है। और तमाम मुस्लिम विद्वानों ने कहा है कि दुनिया का कुल्लु बिन कुन आदम बिन तुराब, यानी मिट्टी से आदम को बनाया गया और वो आदम से सारी सृष्टि है। और आदम जो है, अयोध्या जिस शहर में बैठा हूं, यहां से आकर के दुनिया को तालीम, तहजीब और दीन की बात को मुकम्मल किए है। इसलिए भारत के डीएनए से दुनिया का डीएनए है। ठीक है, जो भारत का डीएनए है राजकरण जी, ये पूरी दुनिया का डीएनए है। और अब इसी डीएनए को लेकर के विपक्षी खेमा तो सवाल उठा रहा है, लेकिन अब जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे आरएसएस को देना पड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी को देना पड़े। मौजूदा वक्त में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि डीएनए की नई परिभाषा गढ़ने से इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हार्डकोर वोटर है, कहीं वो तो नहीं छिटक जाएगा? राजकरण जी। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। हमारी जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यप्रणाली है अपने, हेलो जी, आपके पास मिल रही है। जो संघ की कार्यप्रणाली है वो देखिए किसी से छुपी नहीं है। हम लोग संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी एक हमारा मात्र संगठन है, संघ परिवार। और निश्चित रूप से उनके जो दिशा निर्देश होते हैं, जैसे कि उनका उद्देश्य है संघ का राष्ट्र की कैसे रक्षा हो, राष्ट्र की कैसे सेवा हो, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक उसकी सुरक्षा, उसके प्रति जो हम लोगों का दायित्व है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से करने का काम करते हैं। और पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़े ही, कहना चाहिए बड़ी तादाद में हमारे स्वयंसेवक विश्व के कोने कोने पर समाज की सेवा करने का, विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करने का काम करते हैं। कतई ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग केवल मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं। किसी भी तरीके से हम राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और विश्व के प्रति, विश्व मानवता के प्रति हम लोग सजग और चिंतित हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल, खैर बहिराज ध्वज सिंह जी ने तो ये अपने आप को अलग कर दिया था, उन्होंने तो अपने आप को अलग कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से अलग है, हम अलग काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उनसे सवाल कीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपको लगता है कि सेकुलर छवि क्या आपको आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक एज दे पाएगी? फायदा इससे होगा या फिर नुकसान हो जाएगा? कहीं जो आपका हार्डकोर वोटर है, कहीं वो तो नहीं अलग हो जाएगा आपसे? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, हम लोग हमेशा सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक समाज का, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों का उतना ही सम्मान है और सभी लोग हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। हम लोग बता तो दिए कि हम लोग केवल देश के प्रति चिंतित हैं, राष्ट्र सेवा के प्रति हम लोग सजग और जिम्मेदार हैं। कतई हम लोगों का नुकसान फायदे का कभी
हम लोगों ने सोचा नहीं है। हम लोगों का जो दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम लोग एज ए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, अभी आप लोगों ने देखा होगा नहीं तो आपके ऊपर आरोप जो लगाए जाते हैं, विपक्षी खेमा जो बार बार आरोप लगाता है, प्रत्येक कार्यकर्ता बार बार आपके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मौजूदा वक्त की सरकार के ऊपर, यह कह दिया जाता है कि एक खेमे को आप छोड़ देते हैं, एक वर्ग को आप अलग कर देते हैं और एक वर्ग का ध्यान रखते हैं, ये आरोप लगाए जाते हैं। नहीं, कतई नहीं। ये उन लोगों की चिंता है जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक समाज का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक पूजा पद्धति के लोगों का बराबर ही सम्मान है। हम लोग बराबर अपने संगठन में भी, आप लोगों ने देखा होगा कि सभी मोर्चों में हमारे यहाँ चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बराबर का दायित्व दिया जाता है। आप लोगों ने संगठन के माध्यम से तो देख ही रहे हैं, सरकार के माध्यम से भी हमारे जो लोग हैं पार्टी के हर दायित्व पर विभिन्न समाज के प्रतिनिधित्व होता है। तो ये लोग जो ऐसा कहते हैं, निश्चित रूप से उनकी जमीन खिसक रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी समावेशी विचारधारा जो हम लोगों की पहले से थी संगठन में और कहिए संघ में भी हमारे, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे विश्व में प्रत्येक समाज और प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती से राष्ट्र रक्षा और देश की रक्षा के लिए तत्पर है। मनोज यादव जी, जरा जवाब दीजिए। जमीन खिसक रही है, सिर्फ इसी डर की आशंका पर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। किसकी जमीन खिसक रही? समाजवादी पार्टी तो विपक्ष में है, तो हमारी जमीन की विश्लेषण करने में मुझे लगता ही नहीं कि किसी राजनीतिक दल की या कोई व्यक्ति विशेष इसकी कोई विवेचना करे। मैं तो एक बात कहता हूँ, अभी सारी डिबेट में बड़े ध्यान से सुने, संघ के विचारक प्रचारक जो भी थे उन्होंने कहा सेकुलरिज्म, सेकुलर शब्द बकवास है, और बीजेपी कह रही कि हमारी पार्टी में सेकुलरिज्म है। तो आप ये सोचिए क्या है, कंफ्यूजन है या डायरेक्शन ऐसा है जो बिल्कुल क्लियर कट चीजें हों। लेकिन एक बात मैं क्लियर हूं और इस डिबेट के माध्यम से आपके श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं, मेरी आइडेंटिटी है, मैं मनोज यादव हूं, समाजवादी पार्टी का लीडर हूं, प्रवक्ता हूं। विजय जी की आइडेंटिटी है, वो वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकारिता उनका काम है। आपकी आइडेंटिटी है कि आप एक एंकर है और एक टीवी चैनल में काम करते हैं। बीजेपी वाले की भी आइडेंटिटी है कि वो किसी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन आरएसएस की अब तक कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाई। जो शब्द आपने कोट किए, जो आरएसएस को लेकर आपने कहा, आरएसएस के विचारक ने, प्रचारक ने उसको तत्काल खारिज कर दिया। तो ये विगत 1925 से अब तक इकलौता संगठन ऐसा है आरएसएस जो अपने आप को अब तक डिफाइन ही नहीं कर पाया कि वो रियल में है क्या। कभी वो डीएनए चेक करने वाला वैज्ञानिक हो जाता है, कभी बोले थे ना कि लाठी लेके अगर चले जाएंगे मोहन भागवत जी ने तो बॉर्डर पे रक्षा कर लेंगे। अरे मेरे भाई, इस देश के संविधान ने बॉर्डर की रक्षा के लिए थल सेना, जल सेना और तीसरी वाली सेना बनाई है, उसके सबऑर्डिनेट और सारी सेनाएं हैं। प्रदेश में रक्षा करने के लिए पुलिस है, पीएससी है और भी सारी सेवाएं करने के लिए तमाम सारे सरकारी विभाग हैं। मनोज यादव जी, एक छोटा सा सवाल है, अगर आरएसएस इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो क्यों बार बार टारगेट किया जाता है, क्यों इतनी तवज्जो दी जाती है? मैं उसी पे आ रहा था। आरएसएस मुख्य रूप से, विशुद्ध रूप से इस देश का एकमात्र राजनीतिक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक दल के पीछे खड़ा होता है। विशुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन, उसमें किसी तरीका इफ बट नहीं। लेकिन कारण क्या है? विपक्ष सवाल इसलिए हमेशा खड़ा करता है कि वो पर्दे के पीछे से वार करता है, वो सामने आके नहीं वार करता है। इसलिए इनकी आइडेंटिफाइड जो भी है वो अब तक कंफ्यूजन वाली है। वो कहते हैं संस्कृत राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं। कौन सी संस्कृत? जब आपके देश में गंगा मैया में लाशें तैर रही थी, गंगा मैया के तटों पे लाखों की लाशों को गाड़ा गया, तो आपकी संस्कृत क्या गांजा पी के सो गई थी, भांग की गोली खा के सो गई थी क्या? सर, शब्दों की मर्यादा। सर, सवाल से पूछ, अरे क्या बात है मनोज यादव जी, शब्दों की मर्यादा में एक सेकंड, आपके देश में लाखों लोग मर जाए और संस्कृत की रक्षा हम लोग भी ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। दूषित भाषा का उपयोग कर सकते हैं। द्वाद सिंह जी, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट मनोज यादव, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख लिया है। मनोज यादव, आपने अपना पॉइंट रखा है। जरा द्वाद सिंह जी,
ये कहा जा रहा है कि आरएसएस एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही है। आरएसएस का जो काम है वो संगठन की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहा है सर, क्या कहना है इस पर? ऐसा है कि मैं तो ये कहूंगा, मनोज जी को समझना और पढ़ना लिखना भी चाहिए और पूर्व के इतिहास को देखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है। देश में आई हुई हर आपात स्थिति का, चाहे वो मोरबी की घटना होगी, चाहे कोई लॉकडाउन भी क्यों ना रहा होगा, ये जो कोरोना आया होगा, हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण समाज को खाने का, खाना खिलाने का, अनाज बांटने का, हिंदू मुसलमान ईसाई सबके लिए किया है। इनको नहीं पता है। हमने समझे, मैं कहता हूं, हम भारत के संविधान को मानते हैं। मनोज यादव जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया, जरा सुन भी लीजिए, सुनिए। पंथ निरपेक्ष, वापस आऊंगा इनको अगर नहीं आता। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार का कोई अपना धर्म इस बात का नहीं है कि हम इस पूजा पद्धति को मानते हैं। धर्म का संदर्भ आता है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, और उस राष्ट्र धर्म को मान करके हम राष्ट्र के साथ खड़े होंगे और राष्ट्र के साथ सबको लेके चलेंगे, चाहे वो समाजवादी वाला होगा, चाहे कांग्रेस वाला होगा, या किसी राजनीतिक पार्टी का। हम सबको लेके चलते हैं। हम सबके साथ यह अपेक्षा करते हैं कि देश के लिए और समाज के लिए खड़ा हो। और राजनीतिक हितों की बात करना उनका अपना काम है, राजनीतिक बात करना। भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक योजना करने के लिए उनकी अपनी टीम है, वो करेगी और उनको जो निर्णय लेना होगा लेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि मान के अपनी राजनीति को कर रही है, इन्हीं लोगों के रहते हुए। चाहे वो कांग्रेस का जब समय था, हमारा पिथौरागढ़ तक कहां तक हमारी जितनी सीमा चीन ने दाब लिया। मुझे याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल मलिक एक बार मुझसे कह रहे थे कि मुझे गर्व है कि अरुणाचल के अंदर मेरे देश के सिपाहियों ने जूते की नोक पर चाइनियों को खदेड़ दिया। ये जो बल मिला है ये भाजपा ने दिया। इसलिए भाजपा के साथ में, संघ के साथ हमारा समन्वय और सपोर्ट रहे। ये कोई अनैतिक काम नहीं, ये नैतिक काम है। ये होता रहेगा, होते रहना चाहिए। और हम सबको राष्ट्र कार्य के लिए बुलाते हैं। समाजवादी वाले अपनी राजनीति भी करें, आए समाज और राष्ट्र के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें, हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्वज सिंह जी, इसमें एक चीज और है। जो विरोधी विपक्षी हैं लगातार आरोप लगाते रहे कि एक धर्म विशेष को लेकर के आप राजनीति करते रहे हैं, एक धर्म विशेष को आप अलग करते रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर के अब जब आप डीएनए एक बताते हैं तो सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। क्या इसको लेकर के एक बड़ी चुनौती आपके सामने रही है कि एक धर्म विशेष को अपने साथ बना करके आप ये बता करके चलना कि वाकई में आपकी जो नीतियां हैं वो उनके लिए भी हैं, मौजूदा वक्त की सरकार अगर काम कर रही है तो वो काम उनके लिए भी है? ये बड़ी चुनौती रही है क्या? आपको मैं एक जानकारी दे दूं, क्योंकि राजनीतिक लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, कोई इस्लाम के विद्वान नहीं है। इस्लाम में 5 चीजें हैं। पहली है तौहीद। तौहीद का मतलब ईश्वर पर विश्वास करना, अल्लाह पर विश्वास करना। इसको लेके कोई दंगा हिंदुस्तान में नहीं हुआ। दूसरा है नमाज, नमाज को लेके कोई दंगा नहीं हुआ। तीसरा है रोजा, रोजे को लेके कभी दंगे नहीं हुए। चौथा है जकात देना, कौन किसको जकात देता ले तो उसको लेके दंगे नहीं हुए। पांचवा है हज में जाना, इसको लेके दंगे नहीं हुए। तो जो किसी के धार्मिक फंडामेंटल हैं उसको लेके हमने या हमारे समाज ने, हमारे देश में कोई दंगे नहीं हुए। दंगे हुए हैं कब्जे को लेकर के, माफियाओं ने। इन्होंने अपनी राजनीति करने के लिए, तथाकथित सेकुलर राजनीतिज्ञों ने, इन्होंने भड़का करके अवैध कब्जे करा के, अवैध माफिया तैयार करके, जो कहा जाए अतीक जैसे, उस मुख्तार जैसे माफिया तैयार करके ये दंगा करवाते थे। इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हम सबको साथ लेकर चलते रहे। मैंने बोला कोरोना के पीरियड में मैं स्वयं लखनऊ के अंदर 5 जगह पर मुस्लिम आबादी में खाना मिलता था। आज की भी तारीख में हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक संगठन है, उसके हमारे हसन कौसर साहब 2 जगह पर रोज खाना बांटते हैं। हमारा वहां पर उमराव हाते पे रोज खाना पड़ता है। हम हिंदू और मुसलमान का परहेज नहीं करते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, सभी धर्मों को एक बराबर देखा जाता है, उसी तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। मैं विजय जी आपके पास आता हूं, एक जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन जरा जल्दी से ले लेता हूं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन, लेकिन शब्दों की मर्यादा का सर, मर्यादा में शब्दों का चयन सही से बात करता हूं। लेकिन ये बात बताइए कि अगर देश में कोई आफत आई बड़ी, तभी तो वो संगठन सामने आना चाहिए। नहीं आया, कर चलिए, उस बात पे मैं नहीं जाता। मैं ये विशुद्ध रूप से पूछना चाहता हूं आरएसएस से, 1925 से लेके और आजादी तक इस देश का सबसे बड़ा अगर संगठन इस देश में कोई था, लिखित में अलिखित में, तो वो आरएसएस था। कितने सर एक तरफ कहते हैं कि ये इतना बड़ा संगठन नहीं है, अब कहते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है। कितने लोग इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिए, हमको बताइए ना नाम, तभी तो माना जाएगा सच्चे बलिदानी है।
आप नाम गिना दीजिए, आरएसएस के लोग बैठे हैं, मैं भी गिनाऊंगा और ये भी गिना है। सबसे बड़ा संगठन था, तब तो समाजवादी पार्टी बहुत छोटी सोशलिज्म के नाम से जानी जाती थी, लेकिन सबसे बड़ा संगठन आरएसएस था 1925 के बाद। कितने लोग हुए शहीद बताइए, नाम बताइए। ठीक है, जरा जल्दी से एक रिएक्शन, जल्दी से रिएक्शन ध्वज सिंह जी, जल्दी से। आपको मैं जानकारी दे दूं, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार 1930 में पहले सत्याग्रह में जेल गए हैं। शहीद कितने हुए आप मेरे? और तमाम कार्यकर्ता, और इनको शहीद का मतलब शहीद कोई समाजवादी नहीं हुआ। और इनको पता होना चाहिए मेरे मनोज साहब को कि इमरजेंसी में रो रहे थे, आरएसएस के लोगों ने सत्याग्रह किया, आरएसएस के लोग मारे गए, आरएसएस के लोग जेल में गए, इनको पता नहीं है। और आरएसएस के बलिदान के कारण से ये जेल के बाहर आए, आरएसएस के कारण से सरकार बनी जनता पार्टी की, इनको ये पता नहीं है। भगत सिंह थे जो देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। ठीक है, समाजवादी। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है मनोज जी, ठीक है, विजय उपाध्याय जी, अब ये जो छवि परिवर्तन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो सही हैं, वो जायज हैं? और बार बार जब ये कहा जा रहा है ध्वज सिंह जी की तरफ से, और आरएसएस के जितने भी समर्थक हैं, प्रचारक हैं, उनका जो काम है देश की सेवा के लिए, वो बार बार कहते हैं कि हम देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो अलग अलग राजनीतिक दल बार बार उनके ऊपर पॉइंट आउट क्यों करते हैं? ये बार बार क्यों कह दिया जाता है कि धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, जबकि वो तो एक संगठन है? देखिए, मैं क्या बताऊं, 67 में उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त सरकार बनी थी जिसमें जनसंघ और उस समय के समाजवादी लोग शामिल थे। 77 में समाजवादी और आरएसएस के लोग यानी भाजपा जनसंघ के लोग एक साथ आए थे और सरकार बनी थी। बाद में इसी मुद्दे पे दोहरी सदस्यता के मुद्दे पे वो सरकार चली गई। 89 में बीपी सिंह की सरकार में समाजवादी और भाजपा के लोग एक साथ थे और सरकार बनी है। इस देश में गैर कांग्रेसवाद के नाम पे समाजवाद और संघ की विचारधारा बहुत करीब रही है, बहुत लंबे समय तक एक साथ रही है। और मैं ये सभी पार्टी को, सभी संगठन को अपनी अच्छाई बताने का पूरा हक है, वो बताएं। लेकिन ये अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की आप कार्रवाई निकाल के देख लीजिए, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, कितनी बार सपा के मुखिया ने भी भाजपा के नेताओं की बहुत तारीफ करी है। और एक दौर तो ऐसा था, भाजपा के समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहा करते थे कि अगर 3 इशू छोड़ दें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे तालमेल हो सकते हैं। वो 3 इशू राम मंदिर और समान नागरिक संहिता और धारा 370 वगैरह थे। तो अब तो सब चीजें हो गई। तो देखिए, ये एक अलग इशू है कि सब अपने राजनीतिक दल और सभी संगठन अपने को सबसे खास, सबसे अलहदा बताने की कोशिश करते हैं, और ये इसलिए भी करना उनके लिए जरूरी होता है क्योंकि उनको अपनी विचारधारा से ज्यादा लोगों को जोड़ना होता है। और अगर किसी को लगता है कि संघ की आलोचना करके वो जोड़ सकते हैं, या किसी को लगता है समाजवादी पार्टी की आलोचना करके वो अपने को मजबूत कर सकते हैं, तो लोग उसी रास्ते करके। ठीक है, तो आरएसएस का ये मंथन है, लेकिन इस मंथन के जरिए अमृत निकलता है, क्या सामने आता है, जरा उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बड़ी बहस में, और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा मैं जल्दी से राजकरण कबीर जी आपसे ही इस पर रिएक्शन ले रहा हूं। मौजूदा वक्त में सरकार काम कर रही है और अभी एक नई नीति जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जिस पर अब कोशिशें तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्या ऐसे में आपको नजर आता है कि अब इसको लेकर के आप जो विरोधाभास है या विपक्षी खेमा, कहीं कुछ ऐसा नजर आता है कि वो सरकार की छवि को खराब करने के लिए किसी विशेष धर्म को या समुदाय को इस दौरान उकसावा दे सकते हैं, या इस नीति को लेकर के विरोध भारतीय जनता पार्टी का या मौजूदा वक्त की सरकार का बढ़े, इसको लेकर के तैयारियां करेंगे? देखिए, ऐसा आप लोग समझिए कि देश का जो आज की स्थिति है कि हम लोगों की जो जनसंख्या वृद्धि हुई, बड़ी तादाद में हुई, और उसके अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो संकट आते जा रहे हैं, कहीं तेल मूल्य वृद्धि, तमाम अन्य का संकट हुआ, तो कहीं न कहीं इसका कारण भी यही रहा। पूर्ववर्ती सरकारों ने यह सोचने का, कभी इस तरफ दृष्टि डालने का काम ही नहीं किया कि ऐसी कोई नीति बनाई जाए जिससे समाज के प्रत्येक हिस्से को बराबर का हक मिले। तो यह जो हमारी नीति बनी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस अगर वो देखा जाए
तो बड़े पैमाने पे अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं तो निश्चित रूप से जो देश प्रदेश के जो संसाधन है उनका पूरी आम जनता को पूरी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का हक मिलेगा। और ये जो हमें कई तरीके का संकट का सामना करना पड़ता है उनसे हमें निजात मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे और कहना चाह रहा हूं, जो चीज इन लोगों ने कहा शुरू में मनोज जी ने कम्युनल और सेकुलर की बात, तो देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोग अगर कम्युनल भी हैं लेकिन राष्ट्र की अगर हम लोगों ने सेवा करने का व्रत लिया है, देश की सेवा करने का व्रत लिया है, तो इस आरोप को भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा इन लोगों ने 1992 में इन्होंने कितना बड़ा कृत्य किया था। केवल अपनी एक कहने का कम्युनल सेकुलर छवि कहें या कम्युनल कहें, इतना बड़ा कृत्य हुआ था जिसमें इस देश के कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग एक छोटी सी घटना पर शहीद हुए। इन लोगों को इस चीज पर क्षमा मांगनी चाहिए देश से और प्रदेश से। कभी यह लोग अपने आप को सेकुलर कहने के हकदार नहीं। इन्होंने एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए और उसको अपने पक्ष में लेने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था जिसमें लाखों लाख कार्यकर्ता शहीद हुए थे, आरएसएस के भी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, देश के आम नागरिक शहीद हुए। लेकिन इनको कतई अपने कृत्य पर शर्म नहीं आई और इन्होंने कभी इस राष्ट्र के आम जन से कभी भी अपने आप को क्षमा मांगने का काम नहीं किया। उनसे अपने आप को कभी यह नहीं कहा कि हमने यह कृत्य गलत किया है। ठीक है, मनोज जी जरा जवाब दीजिए। अच्छा, मुझे ये महसूस होता था कि आरएसएस और बीजेपी के लोग बड़े विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सभ्य समाज से आते हैं, लेकिन गणित भी कमजोर, बुद्धि से भी कमजोर। ये मुझे बड़ा ही नागवार लगता है। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बुद्धि आप अपनी सुधारिए, दूसरे की बुद्धि की बुद्धि। एक मिनट मनोज यादव जी, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। अपनी बुद्धि संभालिए। पर्सनल कमेंट आप किसी को कितने पढ़े लिखे हैं मैं जानता हूँ। आप अपनी भाषा पर संतुलन रखिए। मैं भी असभ्य भाषा का उपयोग कर सकता हूँ। आई बात समझ में? मनोज यादव जी देखिए, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे इस मंच पर बैठकर? कितने विद्वान है मैं जानता हूँ, कितनी डिग्री है तुम्हारे पास? अरे मोदी जी वाली डिग्री अपनी बात कहिए और सभ्य भाषा में कहिए, जैसे कि मनोज यादव जी अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो देखिए सही तरीके से प्रदेश की और देश की जनता आपको सुन रही है, देख रही है। असभ्य भाषा नहीं प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। मैं अनुरोध के साथ आपसे कह रहा हूं, हमारे जो एंकर महोदय आपसे, मैं अगर असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूं तो जनता सुन रही, देश सुन रहा है। बीजेपी को विचलित होने की जरूरत नहीं है, हमारा नुकसान होगा। सर मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा सर इस बात के लिए। सुनिए, नहीं, मेरा जो यहाँ संचालन मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, तो इसीलिए बिल्कुल नहीं सर, पर्सनल कमेंट नहीं और गलत टिप्पणी नहीं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। व्यंग्य कर रहा हूँ तो व्यंग्य को व्यंग्य समझिए ना। नहीं, मुझे बात पूरी करने देंगे ना? नहीं, बात पूरी कीजिए लेकिन सही तरीके से। आप सही तरीके से मैं कह रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि अयोध्या में जब गोली चली तो 1 लाख लोग जब वहां मरे तो उसका डेटा कौन प्रूव करेगा? आरएसएस प्रूव करेगा, बीजेपी प्रूव करेगा, कितने लोग प्रूव करेंगे? सरयू लाल हो गई थी, ये कौन प्रूव करेगा? सरयू से लेके और राम मंदिर जहां स्थान है जहां गोली चली थी, कितने किलोमीटर की दूरी है? खून कैसे कहां तक बहा था? झूठ प्रपंच करने के लिए टीवी डिबेट पे बैठते हो क्या? टीवी डिबेट पे झूठ प्रपंच करने के लिए बैठते हो क्या? आप सही आंकड़े प्रस्तुत करो, कितने लोग मरे? आप सही बोलो, आरोप के लिए तो तैयार है। क्योंकि हम संवैधानिक पद पे बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज मंदिर बन रहा है, उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस बाबरी मस्जिद की रक्षा करने का आदेश था। आज पालन कर रही है सरकार ना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर तो मंदिर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। ढांचा सुरक्षित रखने का अगर आपको जिम्मेदारी थी तो आपको प्रशासनिक तरीके से जिम्मेदारी निभाना चाहिए था, ना कि हत्याएं करानी चाहिए थी। अच्छा, हत्या है तो माननीय नेताजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं दर्ज कराया अनपढ़ लोगों ने? नहीं देखिए, एक बार फिर से मैं कहूंगा सर, क्यों नहीं कराया मुकदमा? मनोज यादव जी देखिए, शब्दों की मर्यादा में और सही तरीके से शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ध्वज सिंह जी जरा चर्चा में शामिल होइए, चर्चा में आइए सर। आप लोग अपने आक्रोश को हम पर मत डालिए। मैं जवाब देता हूँ। ऐसा है श्रीमान मनोज जी, 1990 में किसी कोर्ट का कोई आदेश मुलायम सिंह यादव को नहीं था।
डिबेट पे किसी भी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का कोई उनको आदेश नहीं था उन्होंने। और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, अभी 2012 में 13 में मुलायम सिंह ने स्वयं कहा कि मैंने गोली चलवाई थी मुस्लिमों के वोट के लिए, इसलिए अपराध उन्होंने स्वीकार किया था। और हमारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने, उस समय सपा सरकार थी 2013 के आसपास, उसमें से हजरतगंज कोतवाली में दिया था कि स्वयं स्वीकृत अपराध का मुकदमा पंजीत किया जाए, और वहां से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुकदमा पंजीत नहीं होने दिया था। तीसरी चीज सुन लीजिए, आप आतंकवादियों को पालते हैं, और आपने जो सिमी का अध्यक्ष था फलाही बहराइच में आपने मुकदमा वापस लिया। आपने आज के टीले वाले मस्जिद का जो मौजूदा इमाम है सिमी का कार्यकर्ता था, आपने उसका मुकदमा वापस लिया। आपने इस तरह से आप समझ लीजिए कि आप आतंकवाद को पालते हैं, आप मुसलमानों को गुमराह करते हैं, आप उनको आतंकवादी बनाते हैं, आप उनको गुंडा बनाते हैं, आप उनको मवाली बनाते हैं, आप उनमें से मुस्ताक बनाते हैं, आप उनमें अतीक बनाते हैं। आपको कोई लोकतंत्र नहीं आता है, आपकी कोई पढ़ाई नहीं है। आपके बारे में बोला उस समय पे चंबल का डकैत ने बोला कि हमारे नेताजी बड़े भाई हैं, इसलिए आपको पहले पता रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज में हमारे जोत सिंह जी, पैसा नहीं मिला। अगर कोई धर्म विशेष के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आरएसएस क्या इस बात की तैयारी कर रही है कि उनको सही रास्ता भी बताया जा सके, इस देश के साथ जोड़ा जा सके, इस देश की आस्थाओं के साथ जोड़ा जा सके, भावनाओं के साथ जोड़ा जा सके? जोत सिंह जी, आपको मैं एक जानकारी दूं, मैं जब ग्रेजुएशन में पढ़ता था तो मेरी शाखा में तब भी मुसलमान आते थे। आरएसएस में शाखा में आने से किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी समुदाय के लिए मना नहीं है, और इसलिए मुसलमान पहले भी आते थे, आज भी आते थे। और हमारे बहराइच के मोहम्मद वकील साहब थे, वो नियमित शाखा वाले थे। हमारा मजाहिद खान है मुरादाबाद में, नियमित शाखा वाला है। और ऐसे तो इसलिए मैं बता दूं, हमारा नहीं। दूसरा, इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए मुसलमानों द्वारा राष्ट्रवाद पर आधारित संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, और इसलिए हमारा उसके साथ पूरा संबंध है। हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं और हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, और उन्हीं राष्ट्रवादियों ने, तुम ही राष्ट्रवादी होगा। और इसलिए आपको बता दें, गुजरात से कोई सैनिक आपको जानकारी दे दूं, जब नहीं है, ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन मनोज जी जाए। जो देश के लोग थे, 2052 के पहले कोई समाजवाद नहीं था, न कोई समाजवादी था, सब राष्ट्रभक्त थे। सरदार पटेल हमारे थे, आपके नहीं थे। आपके थे, आपकी शाखा पे, इसीलिए उन्होंने आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपकी संगठन को बैन किया था उन्होंने। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं जरा विजय उपाध्याय जी आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। विजय उपाध्याय जी, वापस भी लिया। अब ये जो कहा जा रहा है कि धर्म विशेष को लेकर के कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि धर्म विशेष को लेकर के उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनको गलत रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस ये कह रही है कि हम तो उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक मेंटालिटी और एक जो सोच बनी हुई है, क्या उसको बदल पाएंगे? और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्या इस सोच के अंदर बदलाव आरएसएस के द्वारा लाया जा सकेगा? एक बड़ा चेंज होगा? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि बदलाव ले आएगा। बात यही है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में एक धर्म विशेष के जो रेडिकल लोग हैं उनको लेकर दिक्कतें हैं, और हमारे देश में भी सीमा पार से जो आतंकवाद है रेडिकलाइज करके, जिस तरह से चाहे कश्मीर हो या देश के दूसरे हिस्सों में लगातार आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लोग मरे हैं, चाहे वो मुंबई सीरियल ब्लास्ट हो या फिर आप 26/11 देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, एक के बाद एक घटनाएं हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मरे हैं, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं रेडिकलाइज लोगों के द्वारा किया गया है। अब ये एक इंटरनेशनल खेल है जिसका शिकार हमारे देश के मासूम लोग होते हैं। इस पे किसी राजनीति की मुझे आवश्यकता नहीं दिखती है, लेकिन अगर कोई किसी को लगता है कि इसमें राजनीति की गुंजाइश है, वो करेगा ही करेगा। किसी को आप रोक नहीं सकते, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कानून के द्वारा अगर आप किसी को काबू में कर सकते हैं तो शायद कर सकते हैं, लेकिन कई बार चीजें बहुत भिन्न तरीके से सामने आती हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिसपे ये कहना सीधे सीधे 2 लाइन में कह पाना बड़ा मुश्किल काम है।
वजह यह है कि बहुत से लोगों की जो अवधारणा है इन चीजों को लेकर कि भाई मैंने इस बात को मुझे भी तकलीफ होती है कि इतने लोग मरे हैं आतंकवादी घटनाओं में, उस पर ही सवाल उठ जाते हैं कि साहब ये आतंकवादी घटना में सरकारों का ही हाथ है। तो जबकि वो लोग खुद भी सरकार का पार्ट रहे हैं, तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो उसमें बड़ी मुश्किलें सामने आती हैं। फिर जनता तय नहीं कर पाती है कि वास्तव में क्या है, और एक वर्ग निश्चित तौर पर इससे परेशान होता है, उसे लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन घटनाएं तो हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक को देख लीजिए, चाहे 26/11 के अटैक को देख लीजिए, या फिर जब कचहरियों में बम विस्फोट हुए थे उसको देख लीजिए। तो घटनाएं तो लगातार होती हैं और लोग मरते हैं, मासूम लोग मरते हैं, और जो लोग मरते हैं उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त करना बड़ा मुश्किल काम है लोगों का, क्योंकि राजनीति उनके आड़े आ जाती है। ठीक है, राजकरण कबीर जी, संघ में जो बदलाव हो रहा है उसका कुछ हद तक आप इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मान रहे हैं कि होगा आगामी विधानसभा चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती है। हम लोग जो हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, आज विधायक हो, आज हम लोगों का जो भी कार्यकर्ता है, जिसका जो दायित्व है ईमानदारी से उसका केवल निर्वहन और क्षेत्र में आम जन की सेवा करने का जो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, हम लोग उस पर विचार करते हैं। संगठन क्या कर रहा है, आरएसएस हमारा क्या कर रहा है, ये उनका विषय है, ये उनका नेतृत्व का विषय है। क्षेत्रीय हम लोग क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, हम क्षेत्र के लोगों का काम करना, उनकी सेवा करना जो हमारा दायित्व है, उस पर ईमानदारी से काम करते हैं। हमारा सेंट्रल नेतृत्व क्या करता है, ये उनका विषय है। किसको हमारे समन्वय के लिए बनाए हैं, किसको आगे का दायित्व प्रदेश का देंगे, ये उनका काम है। हम लोगों को जितनी जिम्मेदारी है कि हमारे क्षेत्र की जनता जिस दायित्व के लिए हमें चुना है, हम किस तरीके से ईमानदारी से उनकी सेवा करें कि वह समाज में उनका एक जो अधिकार है उनको मिले। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा है जो एक किसी अगर उस बिंदु पर विचार करें तो मैं सोचता हूं कि एक वर्ग विशेष, बहुत बड़ा वर्ग विशेष समाज की मुख्य धारा में आने से वंचित है। ये राजनीतिक दलों की वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग मुख्य धारा में आने से वंचित है, शिक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से। लेकिन उन लोगों को राजनीतिक लाभ लेने से मतलब है, ऐसा उनका कतई उद्देश्य नहीं है कि ये देश की मुख्य धारा में रहें और इनका समान रूप से विकास हो। वही सवाल है सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह निर्णय लिया, सवाल भी यही है यह सर, भी बहुत अच्छा है। आखिर उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अब अगला प्लान क्या होगा, तो इसके लिए क्या तैयारी? हम लोग तो मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। हमारे संगठन में विभिन्न वर्ग के लोगों का बराबर का नेतृत्व और दायित्व है। आगे हम लोग कतई आप लोगों ने देखा होगा, यह 4.5 साल की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कहीं क्या कोई भेदभाव हुआ, कहीं हमने कोई धर्म विशेष के व्यक्ति को किसी अधिकार से वंचित करने का काम किया क्या? अगर आवास मिला है तो प्रत्येक व्यक्ति को मिला है, चाहे वो मुस्लिम रहा हो, चाहे वो सिख रहा हो, चाहे ईसाई रहा हो। अगर किसी को वैक्सीनेशन का काम हुआ है तो चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे सिख रहा हो, चाहे ईसाई रहा हो, जब उसका नंबर आया है तो निश्चित रूप से उसका वैक्सीनेशन किया गया है। शिक्षा की दृष्टि पर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी सरकारी विद्यालय पे या सरस्वती शिशु मंदिरों में भी, जिसको हम कहते हैं कि आरएसएस से संबंधित हमारे विद्या मंदिर हैं, उनमें भी मुस्लिम छात्रों को मैं जानता हूं जो शिक्षा लेते हैं और भारतीय संस्कृति और हमारे संस्कारों के प्रति उनको जानकारी होती है और देश के लिए वो अच्छे नागरिक बनते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो भी हमारी नीतियां हैं और राष्ट्रीय स्तर की, केंद्र सरकार की सभी नीतियां हो, केवल राष्ट्रीय हित में है, प्रदेश हित में है, ठीक है, और समाज इन नीतियों के तहत ही उस वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश है। मनोज यादव, ये तो कहा जा रहा है सरकार इस कोशिश में है कि सभी वर्गों का, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो या कोई भी सरकार की योजना हो, ऐसा तो नहीं है कि किसी धर्म विशेष को वंचित कर दिया हो या उनको उसका फायदा ना मिले, ऐसा कोई कदम उठा दिया हो। देखिए, ये बात अच्छी लगती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो इसी देश के प्रधानमंत्री कहते नजर आते हैं कि दिवाली में तो बिजली नहीं आती है और ईद में आती है। फिर वो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तब हिंदुत्व के अधिकारों की बात करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो आरएसएस के स्कूलों में, और फिर अपने मुंह से कहा गया 1 लाख रुपए और लैपटॉप मदरसों के बच्चों को, सब कुछ मुसलमानों के लिए, और उनकी गुणगान करते तब हिंदुओं को भूल जाते हैं। खैर, ये इनकी राजनीति का विषय हो सकता है, ये हमारा नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी कहती है, अभी बीजेपी के व्यक्ति ने कहा
कि जो लोग पीछे रह गए, हम राजनीति करते आगे आ गए, कुछ लोगों को हमने पीछे छोड़ दिया, तो मुसलमान यादव हो नहीं सकता, दलित ही रह गया पीछे, या अति जो पिछड़ा था वो पीछे रह गया। तो उसके लिए मैनिफेस्टो जो संकल्प पत्र आप खोलोगे एंकर महोदय, तो उसमें आपको बड़े बड़े वादे लिखे मिलेंगे कि दलितों के लिए अम्बेडकर का एक आप वो लेके आएंगे, बनाएंगे कॉलेज, एक वो जो क्या बोलते हैं जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है अम्बेडकर के नाम से होगी, क्लास 1 से लेके संकल्प पत्र तो सर हमने आपका भी देखा ना। आपने जो वादे किए थे जाते जाते, क्या आपने वो पूरे किए? खैर वो पहले का विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। चलिए, अगर हम ये मान लेते हैं कि आप सेकुलर हैं, आपकी पार्टी सेकुलर है, सर एक मिनट सुनिए जरा, अगर हम ये मान लेते हैं कि आपकी पार्टी सेकुलर है, ओवैसी के आने से कोई फायदा या कोई नुकसान आपको? हम लोगों ने उनकी स्मृति पे, उनके स्मृति में हम लोगों ने मनोज यादव वो किया है, इनको पता होना चाहिए। 4.5 साल में क्या कक्षा 1 से लेके अम्बेडकर जी ने जहाँ जहाँ कार्य किया है, बीजेपी ने की, जो इनके जन्म लेने से लेके जहाँ उन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, जहाँ शिक्षा ली है, उन स्थानों को हम लोगों ने अम्बेडकर साहब के स्मृति पर हम लोगों ने किस तरह विकसित किया है, उनके स्मारक स्थल बनाए हैं, यह किसी से छुपा नहीं है, यह कहने के ये अधिकारी नहीं है। कौन अधिकारी नहीं है? अरे हम विपक्ष में हम सबके अधिकारी हैं, हम आपसे एक एक सवाल अम्बेडकर साहब के बारे में जो आप कह रहे हैं, आज तक अम्बेडकर साहब के लिए आपने क्या किया है? हमारे तो माननीय मोदी जी ने 5 जगह अम्बेडकर साहब की स्मृति में जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां जन्म लिया, जहां उनका देहावसान हुआ, ऐसे स्थानों को उन्होंने डेवलप करने का काम किया, स्मारक बनाए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया महाराज? पटेल समाज ने आपसे आरक्षण मांगा तो पटेल की प्रतिमा बना दी, अंबेडकर समाज के लोगों ने और अधिकार मांगे तो आपने उनकी प्रतिमा बना दी। अधिकार कहाँ मिले समाज के लोगों को, ये जवाब दीजिए भैया। आपको पता नहीं है पटेल समाज का कितना बड़ा प्रतिनिधित्व है? आपको ये भी पता नहीं है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पटेल समाज का कितना बड़ा प्रतिनिधित्व है? जरा उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या शासक प्रशासक हो, उठा के देख लीजिएगा जरा रिकॉर्ड। पटेल समाज का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना हुआ है, और आप अपना जरा उदाहरण दीजिए एक दो। आपकी सरकार में पटेल समाज का अन्य बैकवर्ड का कितना विकास हुआ है? आपकी सरकार में बैकवर्ड का कितना विकास हुआ है? किसी से छुपा नहीं है। एक वर्ग विशेष के विकास के अलावा किसी भी बैकवर्ड। चलिए मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं ध्वज सिंह जी से। ठीक है, ठीक है ध्वज सिंह जी, चित्रकूट में जो कुछ चल रहा है, मंथन जो चल रहा है, अमृत का इंतजार किया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि 2022 का रास्ता कुछ हद तक आप देखने को मिल सकता है, इसका कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिले। लेकिन ये अक्सर कहा जाता है कि जो संघ की विचारधारा है, अब उसमें जो नई चीजें जोड़ी जा रही हैं, जिसमें डीएनए का शब्द और उससे उसकी नई जो परिभाषा गढ़ी जा रही है, उसके जरिए आप मान रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बदलाव होने जा रहा है? फाइनल कमेंट सर। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। कानपुर में कारवालो नगर में आरएसएस के कार्यालय पर 1977 से होम्योपैथी चिकित्सालय चल रहा है। उसमें से 80 से 90% मरीज केवल मुस्लिम समाज के आते हैं। लखनऊ में मनोज जी को कहिएगा, जाके देख ले, घंटा घर के पास में। ठीक है, और ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगा सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये मंथन चल रहा है और मंथन के जरिए कोशिश यही है कि आने वाले समय में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति तय की जा सके। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।